दोस्तों, आज के दौर का सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। लगभग सभी लोग यही सोचते हैं कि वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हों और उन्हें कभी भी पैसे को लेकर कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी पूरी तरह से खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी होती है या फिर हमें गाइडेंस देने वाला कोई मेंटोर नहीं होता है। अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल भी उठता है कि आखिर यह फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। सही मायने में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास खूब सारा पैसा होता है और खूब सारा पैसा होने के साथ साथ हमारे पास फ्री टाइम भी होता है, और इन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास अच्छी हेल्थ हो। जब आपके पास ये तीनों चीजें हो जाएं, तो ही आप अपने आप को पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री मान सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और न ही बहुत ज्यादा आसान, लेकिन हां, कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको सही तरह से फॉलो करना होगा। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज, और आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द लाटे फैक्टर, व्हाई यू डोंट हैव टू बी रिच टू लिव रिच। और इस बुक को लिखा है यूएसए के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स डेविड बाक और जॉन डेविड मैन ने। द लाटे फैक्टर एक फिक्शनल स्टोरी है जहां पर स्टोरी की मेन कैरेक्टर जोई अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश करती हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाली पेशे से फोटोग्राफर लोई की शिकायत हमेशा यही रहती थी कि वो जो भी कमाती हैं उसे वो बचा नहीं पाती हैं और न ही उस पैसे का वो सही से एंजॉय कर पाती हैं। जोई की लाइफ में चेंजेस तब आने लगते हैं जब उनकी मुलाकात हेनरी से होती है। इस ऑडियो समरी के जरिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के तरीके बताए जाएंगे। जब आप इस ऑडियो समरी को सुनेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि कैसे लाटे कॉफी ने जोई की किस्मत बदल दी और कैसे लाटे कॉफी आपकी भी किस्मत बदल सकती है। आखिर हेनरी कौन था जिसने जॉय को फाइनेंशियली फ्री होने में मदद की थी, और क्या वाकई में जॉय फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगी? फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के 3 सीक्रेट्स हैं, और इस बुक समरी में आपको यह पता चलेगा कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के वो 3 सीक्रेट्स कौन कौन से हैं। क्या आप सच में चाहते हैं कि आप जो भी पैसे कमाएं उन्हें बचा सकें? क्या आप वाकई में चाहते हैं कि आप अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें? और क्या आप सच में यह चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले? अगर आप सच में यह सब चाहते हैं तो आपको इस ऑडियो समरी को पूरा सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड्स में जारी रखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर द लाटे फैक्टर की बुक समरी, जिसके ऑथर हैं डेविड बाक। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दी ओकुलस। ऑथर कहते हैं कि जॉय को लाटे कॉफी पीना बेहद पसंद था और वो हर रोज अपने घर के पास के कैफे में कॉफी पीने जाती थी। और एक दिन सुबह जब वो कॉफी पीने गईं और उसके टेबल के सामने ही एक पेंटिंग टंगी हुई थी, जॉय उस पेंटिंग को तब तक देखती रही जब तक बरिस्ता ने, यानी कॉफी सर्व करने वाले वेटर ने, उनकी टेबल पर कॉफी नहीं रख दी। कॉफी पीते पीते जॉय पेंटिंग के बारे में ही सोच रही थी और उसे बार बार देखती जा रही थी। ऑथर आगे बताते हैं कि जॉय ने कॉफी का आखिरी सिप लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जॉय के ऑफिस के पास एक बड़ा सा ऑक्यूलस, यानी राउंड शेप का एक बड़ा सा गेट पड़ता है, और उसी राउंड गेट के थ्रू जॉय अपनी ऑफिस की स्ट्रीट पर आती और जॉय पूरे दिन में 2 बार ऑक्यूलस से होकर गुजरती। पहली बार तब जब वो ऑफिस को जाती और दूसरी बार तब जब वो ऑफिस से वापस घर जाती। जोई जब भी ऑक्यूलस के पैसेज से गुजरती थी तो अक्सर ऑक्यूलस के ऊपर लगे होर्डिंग के एडवर्टीजमेंट और बैनर को इग्नोर कर देती थी। लेकिन इस बार उनकी नजर ऑक्यूलस के ऊपर लगे एक बड़े से बैनर पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि अगर आपको अपनी लाइफ का टारगेट ही नहीं पता तो आप जिंदगी भर भटकते ही रह जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ऑक्यूलस के ऊपर लगे बैनर के कोट ने जोई को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था, और जोई को ऐसा लग रहा था कि यह मैसेज शायद उसी के लिए है, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि आखिर उसे जाना कहां है। ऑथर आगे कहते हैं कि जोई की ही तरह
हम सबको भी एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि आखिर हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। जोई की लाइफ काफी मेजरेबल थी। वो जॉब तो कर रही थी लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसका ड्रीम था कि वो एक बड़ी फोटोग्राफर बने और फोटोग्राफर ही उसका एक पैशन था। ठीक इसी तरह हम भी जॉब करते तो हैं लेकिन उस जॉब से खुश नहीं रहते हैं। हमारे अंदर कुछ अलग करने का पैशन बना रहता है, लेकिन कभी सोसाइटी के प्रेशर में तो कभी मजबूरी में हम अपने उस पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आगे ऑथर जोई के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जोई के दिमाग में बैनर पर लगी हुई कोट फिक्स हो गई थी। सुबह कैफे में पेंटिंग और अब इस कोट ने जोई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई है जो उसे यह सिग्नल दे रहा है कि कहीं पर पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के टारगेट तक पहुंचें या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें तो आपको उसके लिए वर्क करना होगा। अक्सर हम प्लान तो बड़े बड़े बना लेते हैं लेकिन उस प्लान को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और शायद यही वजह होती है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव नहीं कर पाते। ऑथर आगे कहते हैं कि जब से जोई ने कोड को पढ़ा तब से उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वो अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही है। वो खुद से पूछ रही थी कि क्या वो जिस जगह पर है उस जगह पर वो खुश है, क्या वो अपने प्रोफेशन से खुश है, क्या वो जो पैसे कमा रही है उससे सेटिस्फाइड है। इन सभी सवालों से जोई खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा मुकाम जरूर आता है जहां पर हम भी खुद से वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो जोई ने खुद से पूछे थे और हम सवालों के इस जाल में फंसते ही चले जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि आखिर कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, कैसे हम इतने पैसे कमा लें कि हमें पैसे के बारे में ज्यादा सोचना ही ना पड़े, हम किस तरह से सेविंग करें कि हमें पैसे को बचाने के लिए सोचना ही ना पड़े। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए कुकू द फोटोग्राफ। ऑथर कहते हैं कि जोई की लाइफ का एक ही रूटीन था, ऑफिस जाना और ऑफिस से वापस घर आना। और ये एक ऐसा रूटीन जो नॉर्मली हर जॉब करने वाले का होता है और जॉब करने वाले को छुट्टी सिर्फ संडे को ही मिलती है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो या कोई फेस्टिवल हो। और अगर आपको अलग से छुट्टी लेनी है तो आप अपने मन से अपने लिए ही छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ऑथर आगे जोई के बारे में डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि जोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सिचुएटेड फ्रीडम टावर के एक पब्लिशिंग हाउस के एसोसिएट एडिटर की प्रोफाइल पर वर्क करती थी। जोई के हिसाब से उसका वर्क काफी बिजी वाला था, लेकिन उसकी यही शिकायत रहती थी कि उसे उसके वर्क में ज्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता है। यही शिकायत ज्यादातर हम सबकी भी रहती है। हम अपनी जॉब तो करते हैं लेकिन हमें अपनी जॉब में फ्री टाइम ही नहीं मिल पाता जहां पर हम अपने लिए फ्री टाइम स्पेंड कर सकें। ऑथर कहते हैं कि जोई की एज ज्यादा नहीं थी, वो अभी सिर्फ 27 साल की ही थी और 27 साल की एज में एक पॉपुलर वर्ल्ड फेमस ट्रेवल मैगजीन की एसोसिएट एडिटर बनना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। यानी देखा जाए तो एक तरह से एक ड्रीम जॉब की तरह थी। ट्रेवल मैगजीन में काम करने के बावजूद भी जोई ने न तो दुनिया घूमी और न ही कभी वो अपने स्टेट मिसिसिपी से बाहर निकली और यहां तक उसके पास अभी तक पासपोर्ट भी नहीं था। यानी जोई एक ऐसी ट्रेवल एडिटर थी जिसने खुद कभी ट्रेवल नहीं किया था। ऑथर कहते हैं कि कभी कभी हम ऐसी जॉब करते हैं जो लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब की तरह होती है, लेकिन असल में वो हमारे लिए एक नॉर्मल जॉब की ही तरह होती है। हमें उस जॉब से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और जोई के साथ एक इशू ये भी था कि एसोसिएट एडिटर होकर भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, बल्कि काम जितने पैसे मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा था। आगे ऑथर बताते हैं कि जोई की बॉस बारबरा जो एक टफ बॉस थी और बारबरा ने ही जोई को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया था क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जोई में काफी टैलेंट है। और जब जोई ऑफिस पहुंची तो उन्होंने जोई से परेशान होने की वजह पूछी। बारबरा के सवाल से जोई खुद को रोक ना सकी और उसके साथ जो भी कुछ सुबह हुआ था, यानी कैफे हाउस में फोटोग्राफ का देखना और ऑक्यूलस पर लगे बैनर पर कोड देखना, ये सब एक एक करके जोई ने बारबरा को बता दिया था। आगे ऑथर कहते हैं कि जोई ने कैफे में देखे गए फोटोग्राफ के बारे में
बारबरा को डिटेल में बताया। फोटोग्राफ की लेंथ 3 फीट की थी और विड्थ 4 फीट की थी। हालांकि जोई के लिए भी ये चीज काफी अनयूजुअल थी, क्योंकि नॉर्मली वो किसी चीज पर इतना अटेंशन नहीं देती थी। ऑथर कहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होने लगती हैं जो हमारे लिए काफी अनयूजुअल होती हैं। हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें बस उन चीजों को अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए एक डायरेक्शन समझनी चाहिए। जब हम खुद नहीं बदलते हैं तो ये यूनिवर्स हमें बदलने लगता है। ये यूनिवर्स हमें ऐसे साइन देने लगता है जहां पर हमें सब कुछ वियर्ड और अजीब सा लगने लगता है। अगर आपको भी इस तरह के साइन मिलें तो आप ये समझ जाइए कि अब आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। ऑथर आगे जोई की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि फोटोग्राफ को देखने का यह मतलब नहीं था कि जोई उस फोटोग्राफ को लेना चाहती थी। जोई मैनहट्टन में एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में अपने रूम पार्टनर के साथ रहती थी, इसलिए उसे फोटोग्राफ लेने का कोई इरादा भी नहीं था। और दूसरा रीजन यह भी था कि वो फोटोग्राफ काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, जो कि जोई के लिए अफोर्डेबल नहीं था। ऑथर कहते हैं कि जोई की राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, लेकिन उसके नंबर स्किल्स काफी वीक थे। यानी जोई को यह नहीं मालूम था कि अपने पैसे को कैसे सेव करें, कितना स्पेंड करें और कितना इन्वेस्ट करें। नॉर्मली देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोगों में नंबर स्किल्स नहीं होती है। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम अपने पैसे को किस तरह से सेव करें, कहां स्पेंड करें और किस तरह से इन्वेस्ट करें। ओवरऑल हम अपनी कमाई का और खर्चे का बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम सेव कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग में एक बैलेंस बनाएं। ऑथर आगे बताते हैं कि जोई की बॉस बारबरा ने बताया कि अगर वो वाकई में फोटोग्राफ खरीदना चाहती है तो उसे उस कैफे के मालिक हेनरी से मिलना होगा, क्योंकि वो ही जोई की हेल्प कर सकता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि जोई के लिए ये चीजें काफी मुश्किल थीं, क्योंकि जोई ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी और लग्जरी आइटम्स खरीदना उसके लिए एक सपने जैसा था। उसके फादर एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जिनकी एक डिसेंट इनकम थी, लेकिन अपनी खराब हेल्थ की वजह से बाद में उन्हें डेस्क जॉब करनी पड़ी, जबकि मदर एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। जोई के पेरेंट्स ने उसे यही सिखाया था कि जो भी मिल रहा है उससे खुश और सेटिस्फाइड रहो, जबकि खुद जोई के पेरेंट्स अपनी सिचुएशन से खुश और सेटिस्फाइड नहीं थे। अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि हमें जो भी मिल रहा है हमें खुश रहना चाहिए, और नतीजा यही होता है कि हमें हर चीज के लिए स्ट्रगल करने की आदत बन जाती है। हमारी स्ट्रगल करने की आदत इस कदर हम पर हावी हो जाती है कि हमें यही लगने लगता है कि हर चीज को पाने के लिए हमें स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर चीज को पाने के लिए हमें स्ट्रगल ही करना पड़े या हमें खुद को तकलीफ देनी पड़े? जोई को भी यही लग रहा था कि फोटोग्राफ खरीदने के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उसे अपने अगले प्रमोशन का वेट करना होगा, या फिर फ्रीलांसिंग, राइटिंग और एडिटिंग करनी होगी, क्योंकि जोई के हिसाब से उसके पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप अपनी सोच से ज्यादा अमीर हैं। दोस्तों, हर चीज हमारी थॉट्स पर ही डिपेंडेंट है। हम किसी चीज को लेकर क्या नजरिया रखते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। हम अपनी सोच में ही गरीब बनते और अपनी सोच से ही अमीर भी बनते हैं। जोई ने जब से फोटोग्राफ और बैनर पर लिखे हुए कोट्स को पढ़ा, तब से उसके दिमाग में यही दोनों चीजें चलने लगी थी और वो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में सोचने लगी थी। जोई अगले दिन फिर उसी कैफे पर गई और उसी जगह पर बैठकर दीवार पर लगे फोटोग्राफ को देखने लगी, और उसने सोचा था कि इस बार को फोटोग्राफ को वो ध्यान लगाकर देखेगी कि आखिर क्या है इस फोटोग्राफ में जो उसका ध्यान बार बार खींच रहा है। उस फोटोग्राफ में एक छोटा सा विलेज था और एक फिशिंग बोट थी। फोटोग्राफ को देखकर लग रहा था कि मानो कि शायद कोई फिशिंग पर जाने के लिए रेडी है, बस थोड़ी देर में वो बोट को पानी में ले जाकर निकल जाएगा फिशिंग के लिए। उस फोटोग्राफ पर लोकेशन का नाम लिखा था और लोकेशन का नाम था माइकोनोस। जोई ने फोटोग्राफ को अच्छी तरीके से चेक किया और फोटोग्राफ के पीछे एक प्राइस टैग लगा था जिस पर $1200 प्रिंट था। फोटोग्राफ को देखकर जोई को यह समझ में आ गया था कि यह फोटोग्राफ
उसके बजट के बाहर है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है। जब कोई चीज हमें पसंद आती है और हम उसे खरीदने जाते हैं और खरीदते वक्त जब हम उसके प्राइस टैग को देखते हैं तो वही चीज हमारे बजट के बाहर जाती है और हमारे अंदर की एक फीलिंग आती है कि काश हम इस चीज को अफोर्ड कर पाते, या हमारे पास इतने पैसे होते कि हमें इसके बजट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जोई को यही लगा कि अगर वो अपने पैसे इस फोटोग्राफ पर लगा देगी तो उसका पूरा बजट ही डगमगा जाएगा और उसके लिए बाकी जरूरतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोई चुपचाप आकर वापस अपने टेबल पर बैठ जाती है और अपनी लाटे कॉफी के शॉट को एंजॉय करने लगती है। इधर जोई अपनी कॉफी के शॉट को एंजॉय कर ही रही थी कि उसके टेबल के पास एक मिडिल एज का आदमी आया और उसने अपना नाम हेनरी हैडन बताकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेनरी इसी कैफे का ओनर था और साथ साथ वो इस कैफे में वो बरिस्ता का भी काम करता था। हेनरी वही शख्स था जिसका जिक्र जोई की बॉस बारबरा ने किया था। हेनरी जोई को काफी देर से देख रहा था और वो ये नोटिस कर रहा था कि जोई लगातार एक ही फोटोग्राफ को देख रही है और उस फोटोग्राफ को बड़े ही अटेंटिव तरीके से चेक भी कर रही है। आखिरकार हेनरी ने जोई से लगातार फोटोग्राफ चेक करने का रीजन पूछा और जोई इसका कोई भी वैलिड रीजन नहीं बता पाई। फिर हेनरी ने जोई को ये फोटोग्राफ खरीदने का ऑफर भी दिया, लेकिन जोई ने इस ऑफर को ये कहते हुए मना कर दिया कि इस फोटोग्राफ की कीमत $1200 है और वो इस फोटोग्राफ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। जोई की ये बात सुनकर हेनरी ने कहा कि जब आप लाटे कॉफी अफोर्ड कर सकती हैं तो आप इस फोटोग्राफ को भी अफोर्ड कर सकती हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम गरीब हैं या हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, लेकिन जब हम इस थॉट को अपने दिमाग में रखते हैं तो हम और गरीब होते जाते हैं। हम इतने भी गरीब नहीं होते जितना कि हम अपने दिमाग में सोचते हैं। अगर देखा जाए तो हम इस दुनिया की हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम दुनिया की हर चीज को इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि हम उतने अमीर नहीं हैं और हम किसी पर्टिकुलर चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हेनरी ने जोई से ये बात इसलिए कही क्योंकि अगर आप लाटे कॉफी अफोर्ड कर सकती हैं तो आप इस फोटोग्राफ को भी अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि एक लाटे कॉफी का प्राइस अगर $5 है और अगर वो $5 की लाटे कॉफी पीना छोड़ दे तो एक दिन वो $1200 जरूर सेव कर पाएगी और वो इसी $1200 से उस फोटोग्राफ को खरीद सकती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है विल पावर की और इसी कमी की वजह से हम अपने लिए ना तो सेविंग कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर हम अपने अंदर थोड़ा सा भी विल पावर डेवलप कर लें और ये स्ट्रांगली सोच लें कि हमें हर महीने पैसे सेव करने हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं होगी जो हमें सेविंग करने से रोक सके। किसी चीज को अफोर्ड करना और ना करना, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में ही होती हैं। हम अपने दिमाग के अंदर एक बैरियर बना लेते हैं। हमारा दिमाग हमें रोकता है। हमें अपने दिमाग में बैरियर लाने से रोकना होगा। हमें रिच की तरह बिहेव करना होगा। हालांकि इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम ओवर स्पेंडिंग करें। हम बस यही सोच सकते हैं कि हम हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं और हर चीज को अफोर्ड करने के लिए हमें बस सेविंग और इन्वेस्ट करना होगा। हेनरी ने जोई को यही समझाया और यह भी बताया कि यह फोटोग्राफ उसे कहीं ना कहीं गाइड कर रही थी और उस गाइडेंस की वजह से ही उसने ऑक्यूलस के ऊपर लगे बैनर पर यह कोट पढ़ी कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो चांसेस हैं कि आप आधे रास्ते पर ही खो जाएं और आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पहुंचकर आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो। और सबसे जरूरी है कि खुद को गरीब या फिर हम कम पैसे वाला नहीं, सबसे पहले खुद को पे करें। दोस्तों, सेविंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एटलीस्ट हम अपनी इनकम का 10% सबसे पहले अपने आप के लिए रखें। यानी अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आपको एटलीस्ट अपने लिए 1,000 रुपए बचाकर रखने होंगे। हेनरी से मुलाकात करने के बाद नेक्स्ट डे जोई दोबारा हेनरी के कैफे पर आई और कैफे में हेनरी उसी फोटोग्राफ के सामने खड़ा था। फाइनली हेनरी और जोई की मुलाकात दोबारा हुई और जोई के माइंड में हेनरी की बताई गई बात ही चल रही थी। जोई को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेनरी ने यह क्यों कहा कि वो जितना सोचती है
उससे कहीं ज्यादा अमीर है। जोई के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इस बात का क्या मतलब था। इसका जवाब देते हुए हेनरी ने कहा कि फोटोग्राफ को अफोर्ड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए जोई कहती है कि फोटोग्राफ को अफोर्ड करने के लिए उसके पास खूब सारे पैसे होने चाहिए या उसकी जॉब हाई पेइंग होनी चाहिए। हेनरी ने फिर जोई से उसकी जॉब के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए जोई ने यह बताया कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सिचुएटेड एक ट्रेवल मैगजीन में जॉब करती है। आगे हेनरी ने यह भी पूछा कि वो कितने सालों से जॉब कर रही है, और इसका जवाब देते हुए जोई ने कहा कि वो पिछले 6 सालों से यह जॉब कर रही है। ये जवाब सुनकर हेनरी ने कहा कि यानी वो आज जितना अमीर है उतना 6 साल पहले नहीं थी। आज वो जो कमा रही है 6 साल पहले उतना नहीं कमा रही थी। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो ये सच है, क्योंकि हम जब किसी जॉब को पहली बार ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, और जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता था और हम लगातार काम करते जाते थे और हम प्रमोट होते जाते थे, उसी हिसाब से हमारी पे बढ़ती जाती थी। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, और शायद यही चीज जोई के साथ भी हो रही थी। हेनरी की माने तो ये चीज सबके साथ होती है। अगर आज ही आप किसी इमरजेंसी में आ जाएं और आपसे 50,000 रुपए अरेंज करने को बोला जाए तो 50,000 अरेंज करने के लिए आप या तो पर्सनल लोन लेंगे या फिर आप अपने दोस्तों से मांगेंगे। दोस्तों, 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो पे चेक टू पे चेक लाइफ को जीते हैं, यानी जितनी उनकी सैलरी होती है उतने ही उनके खर्चे होते हैं, और अचानक से कहीं इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी में वो दूसरों से हेल्प लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर लोगों से ये पूछा जाए कि वो क्यों नहीं अपनी अर्निंग को सेव करते हैं या वो क्यों नहीं अपनी इनकम का एक पार्ट किसी रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके जवाब में लोग यही कहते हैं कि उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो सेविंग करना या रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकें। लेकिन उनके पास कितनी भी इनकम क्यों ना हो जाए, वो कभी भी सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। और जब लोगों के पास ज्यादा इनकम आती है तो लोग ज्यादा स्पेंड करने की सोचते हैं, और ज्यादा स्पेंड करने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं होता है, जब इंसान के पास ज्यादा पैसे आते हैं तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती है और उसकी लाइफ में जो भी परेशानियां होती हैं वो सब चली जाती हैं। आपने कई मूवी स्टार को देखा होगा जिनकी फिल्में हिट हो जाती हैं और वो रातों रात मिलेनियर बन जाते हैं, और फिर एक दिन आप न्यूज सुनते हैं कि वही फिल्म स्टार अब गरीबी को झेल रहा है। हम सबने अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहां पर किसी की लाखों रुपए की लॉटरी लग जाती है, लेकिन 1-2 साल में ही वही इंसान फिर से गरीब बन जाता है। हेनरी जोए को पे योरसेल्फ फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहता है कि पे योरसेल्फ का यह मतलब नहीं है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर पैसे स्पेंड करें। हालांकि लोगों को यही लगता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट में हम अपने आप को गिफ्ट दें या फिर अपने ऊपर खर्च करें, जबकि पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास सबसे पहले पैसे आएं तो आप अपने लिए सोचें, अपने फ्यूचर के लिए सोचें। मोस्टली जब हमारी सैलरी आती है तो सबसे पहले हमारे टैक्स डिडक्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम बिल्स पे करते हैं, फिर उसके बाद हम डेली जरूरतों के सामान को खरीदते हैं, और जब तक हम अपने आप को पे करने की सोचते हैं तब तक हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। पे योरसेल्फ का सबसे बेहतर तरीका यही है कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 है और उस 50,000 का 10% यानी 5,000 आप अपने लिए निकाल लें, और इस 5,000 को निकालने के लिए आप ये मानकर चलें कि आपकी सैलरी 45,000 है। हर महीने अपने लिए पे किए गए 5,000 को आप अपने पे योरसेल्फ फर्स्ट अकाउंट में डाल दें, यानी सैलरी अकाउंट के अलावा किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में डाल दें, और जब आप हर महीने उस अकाउंट में 5,000 रुपए डालेंगे तो 1 साल बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपए सेव हो गए, और बचे हुए उस पैसे को आप किसी प्लान में इन्वेस्ट कर दें जहां पर आपको 10% या 12% के हिसाब से कंपाउंड इनकम मिलती रहे।
जब आप इस तरह से पे योरसेल्फ फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी खुद को गरीब नहीं मानेंगे और आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे। डाउट्स। ऑथर कहते हैं कि हेनरी की बातों का जोए पर काफी इफेक्ट पड़ा था। जोए के दिमाग में हेनरी की बताई गई बातें ही चल रही थी और सारा दिन ऑफिस का काम करते हुए भी उसे हेनरी की ही बातें याद आ रही थी। स्पेशली हेनरी की पे योरसेल्फ फर्स्ट वाली बात को जोए ने अपने दिमाग में बसा लिया और इस बात को उसने अपनी पर्सनल डायरी में लिख लिया था। जोए को एहसास होने लगा था कि आखिर लाटे फैक्टर क्या है। जोए को यह मालूम होने लगा था कि अगर लाटे अफोर्ड कर सकती है तो सब कुछ अफोर्ड कर सकती है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ डाउट्स थे, वो जो हेनरी से क्लियर करना चाहती थी। जोए ऑफिस का सारा काम करके वापस घर जाने से पहले हेनरी के कैफे पहुंची और हेनरी का वेट करने लगी। जोए हेनरी से अपने लाटे फैक्टर के बारे में पूछना चाह रही थी। काफी देर वेट करने के बाद जब हेनरी कैफे नहीं आया तो जोए ने कैफे में काम करने वाले एक स्टाफ से हेनरी के शिफ्ट के बारे में पूछ लिया और उस स्टाफ ने यह बताया कि हेनरी की कोई भी शिफ्ट नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। उसे जब मन में आता है तो कैफे आता है और जब मन नहीं होता तो कैफे नहीं आता है। जोई को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की जॉब है जहां पर आप अपने हिसाब से काम कर सकें। सही मायने में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम यही होती है, जहां पर आप अपने हिसाब से काम कर सकें, जहां पर आपको इतना फ्री टाइम हो कि आप कुछ भी कर सकें और उस फ्री टाइम में भी आपको पैसे की कोई टेंशन ही नहीं हो। फ्री टाइम में आप अपने लिए पैसे बनाते रहें। अक्सर कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को ज्यादा पैसे होने से रिलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में आपके पास ज्यादा पैसे तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके पास फ्री टाइम भी होता है और उस फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेवल करें या फिर अपने लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होंगे उतने ही ज्यादा आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। जोई जब हेनरी की जॉब के बारे में सोच रही थी तभी उसका दोस्त और उसका नेबर जेफरी भी उसी कैफे में आ जाते हैं। जेफरी भी हेनरी की ही तरह काम करता है। जेफरी सोशल मीडिया डेवलपर था, फ्रीलांसिंग वर्क करता था। इसके अलावा जेफरी SEO, फेसबुक एडवर्टाइजिंग जैसे फ्रीलांसिंग काम करके ही अपने इंपॉर्टेंट बिल्स को पे करता था। यानी जेफरी ने अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए थे और जेफरी ने कई बार जोई को भी ऐसे ही फ्रीलांसिंग काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन जोई ने मना कर दिया था। बातों ही बातों में जोई ने जेफरी को हेनरी के बारे में बताया और जेफरी से हेनरी के बताए ही गुरु मंत्र को भी शेयर किया, जहां हेनरी ने जोई को यह बताया था कि अगर वो $25 हर दिन सेव करे तो वो हर साल अपने लिए $6,800 सेव कर ले और इस हिसाब से 40 साल के बाद यानी जब वो 67 साल की हो जाएगी तो उसके पास लगभग $3 मिलियन हो जाएंगे और ये अमाउंट उसके रिटायरमेंट प्लान की तरह काम करेंगे। जेफरी को इस प्लान पर डाउट था, क्योंकि जेफरी के हिसाब से आज से 40 साल बाद ये अमाउंट इनफ नहीं होंगे और वैसे भी इस अमाउंट पर जोई को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। जेफरी की माने तो इतना इंटरेस्ट गवर्नमेंट रख लेती है और ऊपर से 40 साल बाद इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाएगा, यानी महंगाई भी बढ़ेगी, तो ऐसे में $3 मिलियन 40 साल बाद बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जेफरी को अब हेनरी के सिखाए हुए गुरु मंत्र पर डाउट होने लगा था और जेफरी ने जो जोई को जो सजेशंस दिए थे उनसे अब जोई के मन के अंदर भी डाउट घर करने लगा था। जेफरी की बातें भी एकदम सही थीं कि 40 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई भी और बढ़ेगी और ऊपर से उसे अपनी सेविंग पर सिर्फ 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी कम होगा। अब या तो उसे अपनी सेविंग अमाउंट को बढ़ाना होगा या फिर उसे अब इन्वेस्टमेंट का कोई दूसरा प्लान बनाना होगा जिससे कि उसके पास 40 साल बाद अच्छा खासा अमाउंट आ जाए। जब भी हम कोई सेविंग प्लान लें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो हमें उसके इंटरेस्ट रेट पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के दौरान इन्फ्लेशन रेट को भी कंसीडर करना चाहिए।
अगर आप जो चीज 10 रुपए में खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही चीज आपको आज से 20 या 40 साल बाद 10 रुपए में ही मिले। अगर आप ये सोचते हैं कि आज से 40 साल बाद 50 लाख रुपए काफी होंगे, तो आप जितना सेविंग अमाउंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे आप जस्ट डबल कर लें। अगर आप 50 लाख की सेविंग कर रहे हैं, तो आप उसे आज से 1 करोड़ रुपए सेव करने के बारे में सोचिए। जोए जेफरी की बातों पर गौर कर ही रही थी कि उसकी मदर की कॉल आ गई। जोए की काफी दिनों से अपनी मदर से बात नहीं हुई थी और आज उसकी मदर ने खुद ही कॉल कर लिया था। जोए अपनी मदर से काफी क्लोज थी क्योंकि उसकी मदर उससे अपनी हर बात शेयर करती थी। जोए को ये लगता था कि उसकी मदर अपनी लाइफ से खुश नहीं थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफी कुछ पाना चाहती थी, लेकिन उन्हें वो सब नहीं मिल सका और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है जहां पर हम बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते, या हम लाइफ की उस स्टेज में आ जाते हैं जहां पर हमें यह लगने लगता है कि अब काफी देर हो चुकी और हमें बाद में रिग्रेट होता है कि काश उस वक्त हमें किसी ने गाइडेंस दी होती, या फिर उस वक्त हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होता तो आज हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती। लेकिन सही मायने में अभी कुछ हमने खोया नहीं है। हम इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। बस ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेविंग करनी है और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। बजट को ऑटोमेटिक बनाएं। ऑथर कहते हैं कि जेफरी की बातें जोई के कानों में गूंज रही थी। जोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में अगला स्टेप कौन सा ले। उसे यह भी एहसास होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो फाइनेंशियल फ्री होने का उसका सपना एक सपना ही ना रह जाए। खैर, उसे फिलहाल अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखना था और अपनी प्रेजेंट लाइफ को किसी तरह से मैनेज करना था। नेक्स्ट डे जोई उसी कैफे में अपनी लाटे कॉफी को पीने पहुंची और इस बार हेनरी ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। हेनरी अपनी टेबल पर बैठा हुआ था और उसने जोई को गेट से एंटर करते हुए भी देखा और जोई को उसने ग्रीट किया। जोई ने भी कर्टसी में हेनरी को ग्रीट किया। जोई ने देखा कि हेनरी के साथ की चेयर पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ है और हेनरी ने जोई को बुलाकर उसे इंट्रोड्यूस कराया। उस आदमी का नाम बैरोन था और वह हेनरी का खास फ्रेंड था। बैरोन ने जोई से पूछा कि उसकी और हेनरी की मुलाकात कैसे हुई थी। जोई ने उसे भी फोटोग्राफ वाला किस्सा सुनाया और उसे यह भी बताया कि हेनरी उससे अपनी फाइनेंशियल विजडम शेयर कर रहा है और उसे फाइनेंशियली मेंटोर करने की कोशिश कर रहा है। बैरोन ने जोई से पूछा कि हेनरी ने क्या उससे वेल्थ और सेविंग के 3 सीक्रेट्स बताए हैं। जोई ने पॉजिटिव आंसर देते हुए कहा कि हाँ, हेनरी ने बताया था कि उसे सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। बैरोन आगे जोई से कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अगला सीक्रेट वो बताएगा। बैरोन आगे जोई से कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अगला सीक्रेट वो बताएगा। बैरोन ने जोई से कहा कि कभी भी किसी चीज के लिए बजट ना बनाओ, चीजों को ऑटोमेटिक रखो। बैरोन के इस सीक्रेट को सुनकर जोई कुछ कंफ्यूज सी हो गई और उसे ये लगने लगा कि अगर वो किसी चीज के लिए बजट ही नहीं बनाएगी तो उस चीज को कभी अचीव ही नहीं कर पाएगी। अक्सर हम यही करते हैं, जब भी हमें कुछ खरीदना होता है या फिर किसी फाइनेंशियल गोल को अचीव करना होता है तो हम सबसे पहले उस चीज के लिए बजट बनाते हैं, क्योंकि बजट एक तरह से हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। हमें यह भी लगता है कि बजट बनाकर हम चीजों को आसानी से अचीव कर सकेंगे। लेकिन बैरोन के अकॉर्डिंग हमें किसी भी चीज के लिए बजट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बजट बनाने में कोई भी मजा नहीं है। हम जब भी किसी भी चीज के लिए बजट बनाते हैं तो हम अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं। शुरू में तो हमें बजट बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें बजट बनाना बोरिंग लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें शुरू में डाइटिंग करना हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में डाइटिंग करना हमें सबसे हैवी और बोरिंग काम करने लगता है। बैरोन जोई को समझाते हुए कहता है कि अगर आपको हर दिन बैंक जाना पड़े और हर दिन बैंक जाकर आपको पैसे जमा करना पड़े, या फिर हर दिन बैंक जाकर आपको पैसे निकालने पड़े, तो आपको ये प्रोसेस करने में बोझ लगेगा।
आपको इस प्रोसेस को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, लेकिन आप जब बैंक में पैसे जमा करने जाएंगे तो वो पैसे आपके खुद के ही होंगे, और जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो वो पैसे भी आपके खुद के ही होंगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी फन नहीं आएगा, क्योंकि आप इस चीज को एक बजट के तहत करते हैं या फिर एक प्लानिंग के तहत करते हैं। दूसरी बात यह भी रहती है कि आपको अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यह प्रोसेस करना होता है। बैरोन के अकॉर्डिंग डे टू डे की प्लानिंग करने से हमारे लिए बेहतर यही है कि हम चीजों को ऑटोमेटिक सिस्टम में लाएं, और जब हम चीजों को ऑटोमेटिक सिस्टम में लाते हैं तो उसके लिए हमें जीरो डिसिप्लिन, जीरो सेल्फ कंट्रोल और जीरो विल पावर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी चलानी है या एसआईपी चलानी है तो आप इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स को ऑटोमेटिक सिस्टम में कर सकते हैं। हर मंथ के एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से आरडी या एसआईपी की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होकर आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आपको इसके लिए ना तो किसी तरह की डिसिप्लिन की जरूरत होगी और न ही किसी तरह की सेल्फ कंट्रोल की, और न ही किसी तरह की विल पावर की जरूरत होगी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कराएं, उसकी इंस्टॉलमेंट आप ऑटोमेटिक सिस्टम पर ही रखें, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे तो आपको लेजीनेस फील होगी, आपके अंदर सेविंग की आदत नहीं बनेगी। ऑटोमेटिक सिस्टम से आपको यह मालूम रहेगा कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है, तो आप उसी हिसाब से अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं और फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। सेम इसी तरह आप अपने बिल पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने बिल को ऑटोमेटिक सिस्टम पर लगा सकते हैं, और वो बिल चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर क्रेडिट कार्ड का हो। इससे फायदा यह होगा कि आप लेट फीस चार्जेस से भी बच जाएंगे। जोई ने इसी बीच हेनरी से अपने कंफ्यूजन के बारे में पूछा। उसने हेनरी को यह बताया कि उसका फ्रेंड जेफरी का यह कहना है कि 10% रिटर्न से फ्यूचर में सर्वाइविंग के लिए मुश्किल है। इस बात का जवाब देते हुए हेनरी ने कहा कि यह सही है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि 10% रिटर्न ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट कभी बुल होती है तो कभी बेयर यानी कभी अप होती है और कभी डाउन, और स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है कि यह आपको हर साल 10% रिटर्न दे सकता है। खराब से खराब पोर्टफोलियो बुरी से बुरी हालत में 8% का रिटर्न देता ही है। 2008 में जब रिसेशन आया था तो लोगों को यही लगने लगा था कि अब मार्केट से पैसे कमाना लगभग इम्पॉसिबल सा है, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ने ग्रोथ की और मार्केट लोगों को आज तक पैसे कमा कर दे रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में कमाए प्रॉफिट को फिर से स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है और आपका पैसा कंपाउंड होता जाता है। हेनरी ने बताया कि अगर जोई अभी किसी इन्वेस्टमेंट में $1,00,000 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करती है तो 30 साल बाद उसे 10% पर ईयर के हिसाब से $6,61,000 रिटर्न में मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं जोई इस अमाउंट को किसी टैक्स डिफर्ड अकाउंट में इन्वेस्ट करती है तो उसे $1.7 मिलियन रिटर्न में मिलते हैं। हेनरी आगे स्टॉक मार्केट के बारे में जोई को बताता है कि स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों के अंदर कई सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग इसे गैम्बल मानते हैं तो कुछ इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से नॉलेज लेनी होगी और फिर आपके अपने फेवरेट स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, और उस पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग फील्ड से रिलेटेड स्टॉक्स को रखना होगा। अलग अलग फील्ड्स के स्टॉक को रखने से फायदा ये होता है कि आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको इसकी सबसे पहले नॉलेज लेनी होगी। आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखना होगा और फिर अपने हाथ इसमें आजमाने, बातें हाँकना। ऑथर कहते हैं कि हेनरी, बैरोन और जोई का डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी वहां बैरोन की वाइफ जॉर्जिया आ जाती है। बैरोन जॉर्जिया और जोई दोनों को ही एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और दोनों ही अपने बारे में एक दूसरे को बताती हैं।
जॉर्जिया ने जोई और हेनरी की दोस्ती कैसे हुई इसके बारे में पूछा तो जोई ने जॉर्जिया को सारी कहानी सुना दी और उसे यह भी बताया कि किस तरह से हेनरी उसे फाइनेंशियल गाइडेंस दे रहा है। जॉर्जिया ने जोई को यह बताया कि हेनरी ने उसे और बैरोन को भी अपनी वैल्यूएबल एडवाइस दी थी और उसी एडवाइस को वो आज तक फॉलो कर रहे हैं और हेनरी की एडवाइस को फॉलो करते करते आज वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हैं। जॉर्जिया जोई से अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि जब वो और बैरोन हेनरी से मिले थे तब इकोनॉमी की कंडीशन काफी बेहतर थी। ऑयल बिजनेस भी पीक पर था, सब लोग अच्छे से कमा रहे थे और वेल सेटल्ड लेविश लाइफ जी रहे थे, लेकिन फिर भी किसी के पास कोई फाइनेंशियल ब्रेन नहीं था। सब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे और किसी के पास कोई भी एसेट्स नहीं थे जो उनके फ्यूचर के लिए काम आ सके। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों के पास अच्छी अर्निंग और इनकम तो होती है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी एसेट नहीं होता जिसके थ्रू वो फ्यूचर में पैसे कमा सके और लोग शो ऑफ करने के चक्कर में या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसी चीजों को खरीदने लगते हैं जिनकी उनको वाकई में जरूरत नहीं होती और नतीजा यही होता है कि वो अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं यही करते हैं। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अपने जो भी शौक हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता है। क्राइसिस कभी भी आ सकता है, इकोनॉमी कभी भी अप और डाउन हो सकती है या हमें कभी भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और ऐसे में इन सब चीजों से बचने के लिए एसेट्स का होना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग एसेट्स को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेट्स का मतलब लोग कार या महंगी महंगी चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एसेट्स का मतलब उन चीजों से होता है जिनसे आपको रेगुलर इनकम मिले, जैसे घर, प्लॉट, लैंड या फिर शॉप वगैरह। इन चीजों के जरिए आप फ्यूचर में भी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। जॉर्जिया जोई को बताती है कि हेनरी ने उसे भी एक गुरु मंत्र दिया था और वो गुरु मंत्र ये था कि आपको एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना है और सबसे पहले अपने डेब्ट को पे करना है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन या डेब्ट है तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस कर्ज को पे करें। जिस तरह से आपकी सेविंग कंपाउंड होती जाती है, ठीक उसी तरह आपके डेब्ट भी कंपाउंड होते जाते हैं। अपने डेब्ट को पे करना भी सेविंग का ही पार्ट है। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 की ईएमआई पे करते हैं और जब आप अपने लोन की ईएमआई भर लेते हैं तो आप अपने 5,000 को सेव करते हैं और आप चाहे तो बचे हुए उस 5,000 को इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, जैसे आरडी या एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। जॉर्जिया अपनी बातों से जोई को यही समझाना चाहती थी कि उसे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ जरूरतों की चीजों पर अपने पैसे को स्पेंड करना चाहिए। सेविंग करने के लिए जॉर्जिया ने जोई को बताया कि अगर उसके ऊपर किसी तरह का डेब्ट हो तो सबसे पहले उस डेब्ट को पे करने की कोशिश करें। जॉर्जिया ने जोई को यह भी समझाया कि उसे यही कोशिश करनी चाहिए कि उसे अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना चाहिए, जैसे अगर वो हर वीकेंड में बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी या क्लबिंग करने जाती है तो उसे ये कम कर देना चाहिए। हमें लगता है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमारी सेविंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। छोटे छोटे और बेवजह के एक्सपेंसेस को हम बचाकर अपने लिए सेविंग का बेस रेडी कर सकते हैं। जॉर्जिया के हस्बैंड बैरोन ने यही किया था। उसने अपनी स्मोकिंग की आदत को कम कर दिया था। स्मोकिंग पर बैरोन मंथ का $200 से $300 स्पेंड करता था। स्मोकिंग को करके उसने ये एक्सपेंसेस कम कर दिए और उसके अब $100 से $200 हर महीने बच जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे खर्चों को कम करें और बेवजह की चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें। पैसे के बारे में फैले हुए मिथ्स। ऑथर कहते हैं कि जॉर्जिया और जोई की फाइनेंशियल कन्वर्सेशन डीप होती जा रही थी और जोई कन्वर्सेशन के दौरान ही इस सोच में पड़ गई कि क्यों उसकी बॉस बारबरा ने उसे हेनरी से मिलने के लिए कहा और आखिर हेनरी के पास ऐसी क्या नॉलेज है जिसे वो गेन कर पाएगी। हेनरी से मिलकर जोई को ये लगने लगा था कि उसे एक फाइनेंशियल मेंटोर मिल गया है और फिर बैरोन और जॉर्जिया से मिलकर जोई को कहीं न कहीं ये कंफर्म होने लगा था कि हेनरी की फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है और फाइनेंस को लेकर जो भी उसके इश्यूज हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे।
आगे कन्वर्सेशन के दौरान ही जॉर्जिया जोई को पैसे लेकर लोगों के मिथ के बारे में बताती है और जोई पैसे को लेकर मिथ टॉपिक को सुनकर हैरान हो जाती है। उसे आज तक ये नहीं मालूम था कि लोगों के मन में पैसे को लेकर भी मिथ होते हैं, जबकि उसने अभी तक यही सुना था कि पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। जोई ने बिना देरी किए अपने बैग से पर्सनल डायरी निकाली और पैसे के मिथ को लिखना शुरू कर दिया। जॉर्जिया ने जोई को जो पहला मिथ बताया वो था ज्यादा पैसे कमाओ और रिच बन जाओ। जी हाँ, पैसे को लेकर सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में यही है कि आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही अमीर बनते जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। उन्हें यही लगता है कि वो इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं। और आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो उतना ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता है। इन सब की वजह यही है कि उनके अंदर स्पेंडिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी उनकी जितनी इनकम होती है उससे दुगनी वो स्पेंडिंग कर देते हैं। सिंपल सी बात है, आप कभी भी पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी स्पेंडिंग को अपनी इनकम के अंडर में नहीं लेकर आएंगे। आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो भी इनकम हो उससे आप एटलीस्ट 30 से 40% ही स्पेंड करें। यानी अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा आप 30 से 40 हजार रुपए की ही स्पेंडिंग करें। आप अपनी स्पेंडिंग को मॉनिटर करें। आप ये एनालाइज करें कि आप कहां पर और किस चीज पर कितना अमाउंट स्पेंड करें। और अगर आपको ये लगता है कि आप उस एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं तो बिल्कुल उसे कम करने की कोशिश करें। पैसे को लेकर दूसरा मिथ जॉर्जिया ने जोई को बताया था वो था कि पैसे से ही ज्यादा पैसे बनते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के माइंड में ये बात चलती है कि वो पैसे से ही ज्यादा पैसे बना सकते हैं, यानी आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा आप अपने लिए पैसा बना पाएंगे, बल्कि आप पैसे को कंपाउंड करके ही ज्यादा पैसे बना पाएंगे। आप अगर डेली और कंसिस्टेंटली पैसे सेव करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लिए ज्यादा पैसे बना पाएंगे। जितने भी अमीर लोगों के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, उन्हें पैसे से पैसा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कंपाउंडिंग के पावर का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा बनाया। इसलिए अगर आप भी ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने लिए 50,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं और 2 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको उस एफडी पर 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 10,000 रुपए इंटरेस्ट के मिलते हैं, यानी एफडी की मैच्योरिटी पर टोटल 60,000 रुपए मिले, तो अगली बार आप उसी मैच्योर अमाउंट को यानी उसी 60,000 की दोबारा फिक्स्ड डिपॉजिट करा लें और फिर 2 साल बाद आपके वही 60,000 70,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी आपका 50,000 रुपए कंपाउंड होकर 70,000 रुपए हो जाएगा। पैसे को लेकर जॉर्जिया ने जो जोई को तीसरा मिथ बताया था वो ये था कि आपकी और आपके फाइनेंस की केयर करने कोई और आएगा। अक्सर लोगों को ये लगता है कि उनकी और उनके फाइनेंस की केयर करने उनके बच्चे, वाइफ, ब्रदर, फादर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर आएंगे, जबकि सच तो यह है कि अपनी और अपने फाइनेंस की केयर खुद आपको ही करनी होगी। और जितने अच्छे से आप खुद की और अपने फाइनेंस की केयर कर पाएंगे उतने बेहतर तरीके से कोई और नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपकी वेल्थ आपकी हेल्थ की ही तरह होती है। आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी नहीं होती है, आप अपनी हेल्थ की केयर खुद करते हैं, तभी जाकर आपकी हेल्थ अच्छी हो पाती है। उसी तरह आपको अपनी वेल्थ की भी केयर करनी होगी। आप अपनी हेल्थ को किसी दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकते। ठीक उसी तरह आप अपनी वेल्थ को भी दूसरों के हाथों में नहीं सौंप सकते। दोनों ही चीजों की केयर आपको ही करनी होगी, क्योंकि आपसे बेहतर इन चीजों की केयर कोई और नहीं कर सकता है। जॉर्जिया का यह भी कहना था कि विमेन को स्पेशली लास्ट पॉइंट को फॉलो करना होगा। उन्हें जरूर अपने फाइनेंस की केयर करनी होगी, क्योंकि 80% मैन मैरिड ही मरते हैं और 80% वुमेन विडो होकर मरती हैं, यानी हर 5 में से 4 विमेन विडो होकर मरती हैं और हस्बैंड की डेथ के बाद वो गरीब हो जाती हैं। ऐसे में उनके लिए अपने फाइनेंस को खुद से मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। जॉर्जिया के बताए गए इन 3 मिथ्स ने पैसे को लेकर जोई का पूरा नजरिया ही बदल दिया था।
और अब जोई को ये लगने लगा था कि वाकई में हेनरी एक अच्छा फाइनेंशियल मेंटोर है। जोई को ये समझ आ गया था कि हेनरी सिर्फ बरिस्ता ही नहीं बल्कि कैफे का मालिक भी है और सही मायने में फाइनेंशियली फ्री भी। द लाटे फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि जोई कैफे में एंटर कर ही रही थी कि सामने से हेनरी बाहर की ओर जा रहा था और जोई को देखते ही हेनरी सरप्राइज हो गया और उससे इस वक्त आने का रीजन पूछने लगा। जोई के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था जो वो हेनरी से पूछना चाह रही थी और हेनरी उसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है। जोई हेनरी से पूछती है कि आखिर कैसे एक बरिस्ता जो कि एक कॉफी शॉप ओन भी करता है उससे फाइनेंस की इतनी ज्यादा नॉलेज है। हेनरी इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सरप्राइज भी नहीं था और फिर हेनरी उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। हेनरी बताता है कि जब आज से 30 साल पहले उसने अपना कैफे खोला था तब उसके सारे दोस्त सेटल होने के लिए कहीं ना कहीं जा चुके थे। कोई जॉब करने चला गया था तो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका था। कुछ साल बाद कई दोस्तों की जॉब चली गई तो कई दोस्तों का बिजनेस फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर अभी तक उसका बिजनेस सरवाइव कर रहा है। हेनरी जोई से पूछता है कि आखिर मेरा ये बिजनेस चलने का क्या रीजन हो सकता है। इसके जवाब में जोई कहती है कि शायद आपके कैफे की कॉफी लोगों को अच्छी लगती होगी, इसलिए आपका कैफे का बिजनेस सक्सेस हुआ। जोई की बात का जवाब देते हुए हेनरी कहता है कि कॉफी के अलावा लोगों को कैफे का एम्बियंस यानी माहौल अच्छा लगता था और आगे हेनरी कहता है कि इसके अलावा उसने इस पूरी बिल्डिंग को भी खरीद लिया था। यह सुनकर जोई सरप्राइज हो जाती है। फिर आगे हेनरी बताता है कि उसने सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके आगे जो बिल्डिंग बनी है वो भी उसने खरीद ली है और इस स्ट्रीट में बनी ज्यादातर बिल्डिंग्स को उसने ही खरीद रखा है। हेनरी की ये बातें सुनकर जोई स्पीचलेस हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक कैफे का मालिक इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज का भी मालिक हो सकता है। आगे हेनरी कहता है कि इस दुनिया में बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं और इस दुनिया में हर एक इंसान रोजाना अपने पैसे को खर्च करता है और जब एक इंसान रोजाना पैसे खर्च करता है तो वो सिर्फ वेल्थ बनाता जाता है। देखा जाए तो हर एक इंसान वेल्थ बनाता जाता है, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि किसी को ये नहीं पता कि वो किसके लिए वेल्थ बना रहे हैं। यानी अगर आप जॉब करते हैं तो आप किसी न किसी के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस के लिए बनाएं या अपनी कंपनी के ओनर के लिए बनाएं, या जब हम किसी चीज पर या फिर किसी प्रोडक्ट पर पैसे स्पेंड करते हैं तो हम किसी न किसी के लिए वेल्थ ही तो क्रिएट करते हैं। आगे हेनरी जोई से कहता है कि वो एक रेंटेड हाउस में रहती है, तो रेंटेड हाउस में रहने का यही मतलब हुआ कि जैसे उसकी जिंदगी उसे चलाना चाह रही है वो वैसे ही चल रही है। वहीं अगर वो अपने खुद के खरीदे हुए घर में रहती तो उसकी जिंदगी उसके इशारे पर चलती। यानी जब आपके पास किसी चीज की ओनरशिप आती है तो आप उस चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन जब आपके पास किसी चीज की ओनरशिप नहीं होती तो आप उस चीज के हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जहां आज जॉब कर रहे हैं वहां पर अभी आप कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। कंपनी आपके अपनी फिक्स डेट पर ही सैलरी क्रेडिट करती है और अपने हिसाब से लीव देती है। इमेजिन कीजिए आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसी कंपनी की आपको ओनरशिप मिल जाए तो आप अपने मन के हिसाब से काम करेंगे। जब मन में आया तो लीव ले लेंगे और जब मन में आया तो अपने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करा लेंगे और आप अपने हिसाब से ऑफिस आएंगे और जाएंगे। हेनरी जोई से कहता है कि उसने ओनरशिप ली, इसलिए उसने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया और वो चीजों को अपने हिसाब से ही करता है। आगे हेनरी बताता है कि उसके नेबरहुड में स्टारबक्स है और जब स्टारबक्स नया नया आया था तो सबने यही कहा था कि स्टारबक्स चल नहीं पाएगा क्योंकि इसकी कॉफी महंगी और एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी स्टारबक्स को सक्सेस मिलती गई और ये ब्रांड ग्रो करता गया। और वहीं जो भी स्टारबक्स के कॉम्पिटिटर थे उनका बिजनेस फ्लॉप होता चला गया। जोई ने हेनरी से पूछा कि आपकी कैफे कैसे चल गई। फिर हेनरी ने बताया कि उसने कुछ नहीं किया, बस स्टारबक्स के स्टॉक्स को खरीद लिया और जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप भी आ जाती है। हेनरी आगे कहता है कि अगर आपने 1992 में यानी जब स्टारबक्स के स्टॉक लॉन्च हुए थे उस वक्त अगर आपने $1000 के स्टॉक्स लिए होते तो आपके पास लगभग आज $500,000 होते। हेनरी अपनी इसी बात को कंटिन्यू करके बोलता है कि जब भी स्टारबक्स में बैठकर कोई कॉफी पीता है
तो वो अपने पैसे को स्पेंड करके उन्हें अमीर बनाता है जिसके पास उस कंपनी की ओनरशिप होती है। यानी आपके पास अगर स्टारबक्स के स्टॉक्स होते हैं और कोई स्टारबक्स की कॉफी पीता है तो वो आपको ही अमीर बनाता है, क्योंकि स्टारबक्स की ओनरशिप का कुछ पार्ट आपके पास भी है। इस दुनिया में रेंटर और ओनर दो तरह के लोग होते हैं, जिनका जिक्र हेनरी ने शुरुआत में किया था, और ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, रेंटर या ओनर। ये डिसाइड भी आपको ही करना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों में से कोई भी चीज कभी भी बन सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो आप रेंटर बन जाएं, और जब आपकी मर्जी हो आप ओनर बन जाएं। हेनरी जोई को समझाते हुए कहता है कि जब आप डेली $10 या $100 अपने आप को पे करते हैं ताकि आप अपने लिए प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग या फिर स्टॉक्स ले सकें, तो आप अपने लिए ओनरशिप बिल्ड करते हैं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप को पे करें ताकि आप अपने लिए ओनरशिप बिल्ड कर सकें। आपने अपने आप को पे किया, फिर उसे ऑटोमेटिक सिस्टम में चेंज कर लिया ताकि आप इसे हर दिन, हर महीने और हर साल ऑटोमेटिक तरीके से ही करते जाएं, ताकि आप खुद की एक लाइफ बना सकें जिसे आप ही कंट्रोल कर सकें। और इसी को लाटे फैक्टर कहते हैं। लाटे फैक्टर को आप कहीं भी किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। लाटे फैक्टर का बेसिकली मतलब यही हुआ कि जब आप डेली पैसे को सेव करते हैं तो वही छोटा अमाउंट साल भर बाद बड़ा बन जाता है। जैसे जोई की लाटे कॉफी का प्राइस $4.5 था, और अगर यही $4.5 डेली सेव करें तो ईयर एंड में उसके पास $1200 हो जाएंगे, और यही $1200 हेनरी के कैफे में लगे फोटोग्राफ की कीमत थी। यानी जोई चाहे तो एक साल में उस फोटोग्राफ को खरीद सकती थी। आप भी चाहे अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आपको बस इसी लाटे फैक्टर का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा सीक्रेट। ऑथर कहते हैं कि जोई अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहती थी, और चेंजेस लाने के लिए उसने सबसे पहले कुकिंग करने की ठानी। लेकिन कुकिंग करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि शायद वो कुकिंग में बेहतर नहीं है। ऑफिस जाने के दौरान जोई के दिमाग में हेनरी की बातें ही चल रही थी कि किस तरह से हेनरी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है और किस तरह से हेनरी इन्हें खरीदता है। जोई को अब धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा था, और वो चाहती थी कि हेनरी की ही तरह वो भी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। हेनरी ने जोई को जो भी गुरु मंत्र दिए थे, चाहे वो पे योरसेल्फ फर्स्ट, डोंट मेक बजट, ये सब उसने अपनी पर्सनल डायरी में लिख लिए थे। जोई को हेनरी की ये बात भी याद थी, जहां पर हेनरी ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना आसान बताया था, और इसे पाने के 3 सीक्रेट्स के बारे में भी बताया था। हालांकि अभी तक हेनरी ने जोई को टोटल 2 ही सीक्रेट्स बताए थे, और उसे अभी तीसरा सीक्रेट बताना बाकी था। जोई भी तीसरे सीक्रेट को जानने के लिए कभी काफी एक्साइटेड थी, और हर बार की तरह वो एक बार फिर हेनरी से मिलने हेलेनास कैफे आ गई। हेनरी अपनी चेयर पर ही बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जोई का ही वेट कर रहा हो, और लकली जोई उससे मिलने आ भी जाती है। हेनरी ने स्माइल देते हुए जोई के कुछ भी बोलने से पहले उसे बता दिया कि वो यहाँ पर तीसरे सीक्रेट के बारे में जानने आई है। हेनरी की ये बात सुनकर हर बार की तरह जोई फिर से हैरान हो गई। फाइनली जोई ने भी पूछ लिया कि फाइनेंशियली फ्रीडम को पाने के लिए आखिर तीसरा सीक्रेट है क्या। हेनरी तीसरा सीक्रेट के बारे में जोई को बताता है कि उसने जोई के रिटायरमेंट प्लान के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया कि उसके लिए रिटायरमेंट के क्या मायने हैं। हालांकि मेल के रिटायरमेंट के कई मकसद और मायने हैं। अगर हम हेनरी का ही एग्जाम्पल लें तो वो खुद एक 70 साल का आदमी है, और एक तरह से वो अपनी रिटायरमेंट को ही एंजॉय कर रहा है। लेकिन फीमेल के लिए रिटायरमेंट के क्या मायने हो सकते हैं? इस सवाल को सुनकर जोई को अपनी बॉस बारबरा की बात याद आ गई, जहां पर उसने ये बताया था कि 80% फीमेल विडो होने के बाद पॉवर्टी फेज में आ जाती हैं, और यही बात उसने हेनरी से भी कही, और अपने रिटायरमेंट प्लान का यही मकसद बताया कि फ्यूचर में जब वो ओल्ड हो जाएगी या जब वो अपनी रिटायरमेंट की एज में आ जाएगी तो उसे किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा। इसके अलावा जोई ने हेनरी को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहती है और अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो भी खोलना चाहती है। हेनरी आगे जोई को बताता है कि ज्यादातर लोग
इसलिए सेविंग नहीं करते हैं या बहुत ही कम सेविंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये सेविंग करने का कोई मकसद नजर नहीं आता, या फिर उन्हें सेविंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लोग चाहते ही नहीं हैं कि उन्हें फ्रीडम मिले, उनकी लाइफ में एडवेंचर हो और उनकी लाइफ खूबसूरत बने। ज्यादातर लोगों की लाइफ में कोई एम नहीं होता और वो इसी में सेटिस्फाइड रहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। लोग ड्रीम्स नहीं देखते, जैसे कि जोई ने देखा खुद का एक फोटोग्राफी स्टूडियो खोलने का या पूरी दुनिया घूमने का सपना। जब तक आप ड्रीम्स नहीं देखेंगे तब तक आपको यही नहीं मालूम होगा कि आपको सेविंग किस पर्पस से करनी है। और जब आपके पास पर्पस होता है तभी आप उस चीज पर एक्शन लेते हैं, और जब आप किसी चीज पर एक्शन लेते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस चीज को अचीव कर सकें। जोई को यह महसूस हुआ कि हेनरी हमेशा खुश रहता है, और आखिर जोई ने उससे इस खुशी का राज पूछ लिया, जिसके जवाब में हेनरी ने बताया कि वो कभी भी अनहैप्पी नहीं था अपनी लाइफ से। 36 साल पहले उसके पास भी एक अच्छी जॉब थी, वो आर्किटेक्ट था और उसे अपना आर्किटेक्चर का काम पसंद भी था, लेकिन उसे वो खुशी नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। उसे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी, और उसी फ्रीडम की तलाश में वो यूरोप से यहां अमेरिका आ गया था। हेनरी आगे बताता है कि उसके इस डिसीजन को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन वो पूरी दुनिया की सैर करेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएगा। हेनरी आगे कहता है कि जॉब छोड़ने के बाद सबसे पहले उसने 6 महीने तक ट्रैवलिंग की और फिर बिजनेस लोन लेकर अपना कैफे खोला। कैफे की अर्निंग से सबसे पहले खुद को पे करना शुरू कर दिया और वो हर साल 6 हफ्तों के लिए बाहर घूमता है। वो अपने आप को पे करता है और अपने आप को टाइम भी देता है। हमारे लिए खुश रहना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसे कमाना। जब हम खुश रहेंगे तो ही हम बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपने वर्क प्लेस पर काम करने के दौरान खुश नहीं रहते हैं, उन्हें अपना काम बोझ सा लगने लगता है। इसकी वजह यही है कि लोग खुद को खुश रखना नहीं चाहते। अपने आप को मेंटल ब्रेक देना बेहद जरूरी है, और मेंटल ब्रेक देने के लिए आप वो काम करें जो आपको खुश रखने में हेल्प करता है। आप चाहे तो ट्रैवल करें या फिर मूवी देखें या फिर बुक पढ़ें। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें ताकि आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें। हेनरी की बातों को सुनकर जोई को ये समझ में आने लगा कि क्यों वो हेनरी, बारबरा, बैरॉन और जॉर्जिया के आसपास क्यों रहना चाहती थी, क्यों वो इनसे ही बात करना चाहती थी। जोई को यह मालूम हो गया था कि ये लोग इतने मैग्नेटिक पर्सनैलिटी क्यों हैं, क्योंकि ये लोग रिच हैं, न सिर्फ पैसे से बल्कि अपनी लाइफ की क्वालिटी की वजह से ये लोग रिच हैं। इनका माइंडसेट रिच है, इनके जिंदगी जीने का तौर तरीका रिच है। ये अमीरों की तरह जीते हैं, ये मिलेनियर की तरह बिहेव करते हैं, और इसलिए ये पैसे से और हर तरीके से अमीर हैं। और यही तीसरा सीक्रेट है, लिव रिच नाउ। यानी आपको रिच माइंडसेट रखना होगा, आपको बिहेव करना होगा कि आप एक रिच हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप रिच पर्सन कभी भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करते। जब आप रिच माइंडसेट और बिहेवियर रखेंगे तो आप और भी रिच होते जाएंगे। मिलेनियर डाउन द हॉल। ऑथर कहते हैं कि जोई कैफे में अपनी बॉस बारबरा के साथ बैठी हुई थी। देखने में जोई काफी अपसेट लग रही थी और बारबरा ने आखिरकार जोई से उसके अपसेट होने का रीजन पूछ लिया था। बारबरा के काफी इंसिस्ट करने पर जोई ने फाइनली उसे अपने अपसेट होने का रीजन बताया। जोई के अकॉर्डिंग बैरॉन ने उसे कहा था कि सबसे अच्छा पल वो होता है जब आपके पास $1 मिलियन हो, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर स्टूडेंट लोन का डेब्ट है, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट भी उससे सही नहीं हो पाती हैं, अपार्टमेंट का रेंट भी उससे जैसे तैसे भरा जाता है। यानी जोई को यह लगता है कि उसकी लाइफ एकदम मेजरेबल है। अक्सर हम सबके साथ ऐसे फेसेस आते हैं जहां पर फाइनेंस को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हमें यह लगने लगता है कि हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब हम दूसरों को अपने से ज्यादा फाइनेंशियली फ्री देखते हैं तो हमारा ये कॉन्फिडेंस और डाउन होने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या हमारे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमें ये सब अचीव करने में मुश्किलें आ रही हैं। इसी फेस को जोई भी फील कर रही थी, लेकिन बारबरा ने जोई को समझाते हुए कहा कि जिस टेबल पर हम लोग अभी बैठे हैं
उस पर हमसे पहले और कितने लोग बैठ चुके हैं। तो जोई ने गैस करते हुए कहा कि लगभग 100 से ज्यादा लोग इस टेबल पर बैठ चुके होंगे। बारबरा आगे कहती हैं कि उनकी सबकी लाइफ एक दूसरे से अलग अलग है। कोई इतने ज्यादा डेप्थ में होगा जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी के पास महंगे महंगे फोन्स या लग्जरी आइटम्स होंगे, लेकिन उनका अकाउंट बैलेंस 0 होगा। तो कोई ऐसा होगा जिसके पास पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास वाकई में पैसे भी होंगे और सेविंग भी होगी, यानी हम सबकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है। जिनके पास पैसे भी होते हैं, सेविंग भी होती है, यानी जो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। बस हम में और उनमें यही फर्क होता है कि वो चीजों को अलग तरह से सोचते हैं। उनका माइंडसेट हमसे अलग होता है। वो कभी भी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। जब हम मिलेनियर वर्ड सुनते हैं तो हम अपने दिमाग में मिलेनियर की एक इमेज बना लेते हैं। हम ये इमेजिन करने लगते हैं कि मिलेनियर दिखने में, स्पेशली ड्रेसिंग और लुक्स में, रिच होगा और उसके पास एक से बढ़कर एक लग्जूरियस आइटम्स होंगे। नॉर्मली मिलेनियर के बारे में हम सभी इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन जो रियल मिलेनियर होते हैं वो उन्हीं चीजों पर अपने पैसे स्पेंड करते हैं जो चीजें उनके लिए मैटर करती हैं, और जो अनवेल्दी होते हैं वहीं ऐसी लग्जरियस चीजों पर अपने पैसे स्पेंड करते हैं ताकि लोग उसे एडमायर कर सकें। हमारी सोसाइटी भी ऐसे ही लोगों को रिच समझने लगती है, और इसी वजह से हम भी ऐसे लोगों को रिच समझने लगते हैं जिनके गले में सोने की चेन हो, जिनके पास महंगी कार हो और जो सबसे महंगे कपड़े पहनते हों। और हम सबके साथ इशू यही होता है कि हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम सबके साथ मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अमीर बनना नहीं बल्कि अमीर दिखना चाहते हैं, और अमीर दिखने के चक्कर में हम ग्लैमरस चीजों को खरीदने लगते हैं ताकि लोग हमें अमीर समझ सकें। बारबरा जोई को बताती है कि सारा खेल हमारे माइंडसेट और हमारी अपब्रिंगिंग का भी होता है। हम कैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, इसका भी माइंडसेट पर असर पड़ता है। बारबरा जोई से कहती है कि उसे बचपन से यही बताया गया कि अमीर बनो, ना कि अमीर दिखो, और अमीर बनने के लिए वो मेहनत भी कर रही है। उसने कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लिए हैं और उन इन्वेस्टमेंट प्लान से उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बारबरा जोई को सजेशंस देती है कि अगर वो भी किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो ऑफिस में एचआर से मिले, वो उसे बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में गाइड करती। मॉम। ऑथर कहते हैं कि इसी बीच जोई की मदर का फोन आता है और जोई को पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। जोई अपनी मदर से मिलने पेन स्टेशन चली जाती है। वहां जाकर जोई को यह पता चलता है कि उसकी मदर को पैनक्रिएटिक कैंसर था। जोई को यकीन ही नहीं हो रहा था और उसे यह लग रहा था कि काश उसने अपनी मदर की केयर की होती, काश उसने ज्यादा अटेंशन दिया होता। अगर उसने अपनी मदर का ख्याल रखा होता और उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जोई की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और जोई अपने फादर से गले लगकर रोने लगी। और फाइनली जब जोई की मुलाकात उनकी मदर से हुई तो जोई की मदर ने जोई को ये सलाह दी कि जो भी उसके पास है वो उसमें खुश रहना सीखे। जोई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उसे ये सब मालूम है, और फिर जोई की मदर ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा कि खुश रहना सीखो, लेकिन जो चीज तुम्हारे पास है उससे कॉन्टेंट ना रहो, बल्कि आगे बढ़ने की सोचो। जोई की मदर ने जोई से कहा कि लोग उन्हें अनहैप्पी वुमेन समझते हैं, लेकिन वो अनहैप्पी वुमेन नहीं है। वो उसे और उसके फादर को हमेशा से प्यार करती रही हैं। उन्हें बस अफसोस इस बात का है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाई, और वो ये नहीं चाहती कि जोई भी उनकी तरह ही रहे। अक्सर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हमारे अंदर फेलियर होने का डर लगा रहता है, और हमारे अंदर यह भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही फेयर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जोई की मदर जोई से ये प्रॉमिस लेती हैं कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिएगी और एंजॉय करेगी और किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करेगी। जो भी है वो इसी मोमेंट में है। फ्यूचर की प्लानिंग करो लेकिन प्रेजेंट में जियो। जोई अपनी मदर को प्रॉमिस करती है कि वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिएगी। जोई के फादर उससे पूछते हैं कि उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, तो वही बताती है जो उसे हेनरी ने बताई थी, फ्रीडम, एडवेंचर और ब्यूटी।
जोई को अब लाइफ में फ्रीडम चाहिए और एडवेंचर करना है और लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से जीना है। जोई को अब रिग्रेट होने लगा कि क्यों नहीं उसने अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उसे ये भी रियलाइज होने लगा कि करियर, हेल्थ के साथ साथ फैमिली भी तो इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम सभी अपने करियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े असेट्स यानी अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं। और फिर हमारी लाइफ में एक ऐसा भी फेज आता है जब हमें यह रियलाइज होता है कि हमारी फैमिली भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जोई को भी यह रियलाइज हो गया था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और उसने हेनरी के बताए गुरु मंत्र फ्रीडम, एडवेंचर और ब्यूटी के साथ फैमिली को भी ऐड कर लिया था। यानी अब जोई ने अपना एक नया मंत्र बना लिया था, फ्रीडम, एडवेंचर, ब्यूटी और फैमिली। हमें भी अपनी लाइफ में इस मंत्र को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये चारों ही हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अपना फ्रीडम टावर बनाएं। ऑथर कहते हैं कि जोई अपनी मदर से मुलाकात करके वापस आ चुकी थी और उसे अपनी मदर की बताई हुई बात बार बार याद आ रही थी। जोई की मदर के कई सपने थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाई थी और शायद इसी वजह से अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड थी और वो ये नहीं चाहती थी कि जोई भी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहे। और इसीलिए उन्होंने जोई को ये सलाह दी कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे और जो भी उसके ख्वाब हैं उन्हें पूरा करे। नेक्स्ट मंथ एज यूजुअल अपने ऑफिस के लिए जोई निकल रही थी और रास्ते में एक फुटबॉल फील्ड पड़ती है और उस फुटबॉल फील्ड के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी और उस स्क्रीन पर एक एड मैसेज था जिस पर जोई की नजर गई। उस बड़ी सी स्क्रीन पर जो मैसेज लिखा था वो ये था कि आपको मालूम है कि अपने सपनों को कैसे पूरा करें। आप अपने सपने को खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको $1 डेली सेव करना है। एड मैसेज को देखकर जोई को यह समझ में आ गया था कि यह मैसेज यूनिवर्स ने उसी के लिए भेजा है क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना है। जोई ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाएगी और कैसे भी करके अपने सपनों को पूरा करेगी। दोस्तों, हम सभी सपने देखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, हमें अपनी लाइफ में वो अचीव करना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम अपने सपनों को कैसे अचीव करें और न ही हमारे पास अपने सपनों को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी होती है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि वो गलत तरीके का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन उनके कमाए हुए पैसे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते और वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन पर आ जाते हैं। अगर ज्यादा पैसे कमाने का आप सपना देखते हैं या फिर आप सच में चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के अपने सपने को पूरा कर सकें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको हर दिन सेव करना होगा और अगर हर दिन आप सेव नहीं कर पा रहे हैं तो हर महीने आपको सेव करना होगा। और सेविंग का यह मतलब भी नहीं है कि आप बड़े बड़े अमाउंट से ही सेव करें। आप चाहें तो अपनी सेविंग की शुरुआत $1 या फिर ₹100 से भी कर सकते हैं। मेन चीज हमारे लिए यही है कि हम अपने माइंडसेट में सेविंग को लाएं। हम अपने दिमाग में ये बैठाएं कि सेविंग करना हमारे लिए कितना जरूरी है। सेविंग को लेकर कई लोग अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं। उनका यह कहना होता है कि इतने खर्चे हैं, वो कहां से सेव कर पाएंगे। लेकिन उन्हें यह रियलाइज होना चाहिए कि इतने खर्चे हैं तभी तो उन्हें और ज्यादा सेविंग पर फोकस करना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। आप उस घर को खरीद सकते हैं जिसे लेकर आपने सपने देखे थे। आप वो कार खरीद सकते हैं जिसे चलाने के बारे में आप दिन रात सोचते थे। आप उस जगह पर घूम सकते हैं जहां घूमने का मन आपका सालों से कह रहा था। जोई को अब अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल गई थी और उसे अब फाइनेंस के बारे में और सीखना था। और इसे सीखने के लिए जोई ने अपनी कंपनी के HR डेव से हेल्प मांगी और डेव भी खुशी खुशी उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया। जोई ने रिटायरमेंट प्लान में किस तरह से इन्वेस्ट करें और किस तरह से स्टॉक को चूज करें, ये सब डेव से सीखा। जब डेव जोई के रिटायरमेंट प्लान के बारे में उसे बता रहा था तो जोई को यही लग रहा था कि यह कितना इजी है, लेकिन फिर भी अभी तक उसने ये प्लान नहीं किया। काश उसे ये सब पहले से पता होता तो वो आज इस सिचुएशन में नहीं होती। उसकी सिचुएशन और ज्यादा बेहतर होती। साथ ही उसे इस बात का भी इत्मीनान था
कि अभी कुछ खोया नहीं है, अभी भी अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी लाइफ को वो अभी भी सही प्लेटफॉर्म पर ला सकती है। दोस्तों, कभी कभी एक एज या एक टाइम के बाद हमें ये लगने लगता है कि अब शायद सेविंग या इन्वेस्टमेंट सीखने का टाइम निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम का एज से या टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जितना जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे उतने ही आपको फायदा मिलेगा। डेव ने जोई को ये सजेशंस दिए कि उसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी आदत बनानी होगी। डेव ने डिस्कशन के बाद जोई ने अगले ही दिन अपने लिए 2 सेविंग अकाउंट्स खुलवाए और उन दोनों अकाउंट्स को उसने लेबल कर रखा था। पहला सेविंग अकाउंट उसने फोटोग्राफी कोर्स अकाउंट के नाम पर रखा और दूसरे अकाउंट को उसने एडवेंचर अकाउंट नाम दे रखा था। आप भी चाहें तो जोई की ही तरह कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने 2 अकाउंट ओपन करवाकर उसमें जो भी आपकी सेविंग का पर्पस है उसके लिए पैसे सेव कर सकते हैं, या अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं और उस प्लान का जो भी पर्पस हो उसके तहत आप उस प्लान को नाम दे सकते हैं। जोई का जो भी पे चेक और जो भी बिल्स थे वो उसने अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक करवा लिए थे। शुरू शुरू में जोई ने कम पैसे से सेव करना शुरू किया था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि सही वक्त आने पर वो अपने सेविंग अमाउंट को इंक्रीज करेगी। जोई जहां पर जॉब कर रही थी वो उसमें खुश थी और उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग भी अच्छे थे। बस उसे थोड़े से चेंजेस करने थे और उन चेंजेस को करने के लिए जोई रेडी थी। जोई ने फिर अगले दिन ही बारबरा से मुलाकात की और उसे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती है, क्योंकि उसे ब्रेक में ट्रेवल करना है। हालांकि जोई ने बारबरा को ये बता दिया था कि वो अपना लैपटॉप लेकर जाएगी और रिमोटली वर्क करती रहेगी। अब जोई को ये लगने लगा था कि जैसे कोई बोझ उसके ऊपर से हट रहा है और वो खुद को अब फ्री समझने लगी थी। अब जब वो सोती थी तो उसे अब कोई भी डरावने सपने नहीं आते थे। अब वो सच में फ्री हो गई है। हमें भी इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, अपनी लाइफ को फ्री करने के लिए। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए खुद को फ्री करने के लिए। मिकी नोज ऑथर कहते हैं कि आज से 3 साल हो गए जब पहली बार जोई ने हेलेना कैफे की वॉल पर लगे फोटोग्राफ को देखा था जिस पर लिखा था मिकी नोज। देखते ही देखते 3 साल हो गए। जोई को पता ही नहीं चला। जोई जब भी याद करती है तो उसे यही लगता है कि जैसे ये सब कल की ही बात थी। आज जोई एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन चुकी है और सक्सेसफुल फोटोग्राफर होने के बावजूद भी जोई ने हेलेना कैफे आना नहीं छोड़ा और जॉर्जिया से उसकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। जोई के हिसाब से इन 3 सालों में उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदला और इन 3 सालों से उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हालांकि इन 3 सालों में उसने अपनी मदर को भी खो दिया था और मदर के जाने के बाद जोई के फादर ने अपना घर बेच दिया था और उस घर से मिले पैसे से और इंश्योरेंस के पैसे से जोई और उसके फादर ने ब्रुकलिन जैसे शहर में अपना खुद का एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट ले लिया था, यानी अपनी खुद की ओनरशिप, जैसा कि हेनरी ने एडवाइस दी थी। और उस डुप्लेक्स घर में जोई ने अपना खुद का एक स्टूडियो बनाया था और उस स्टूडियो में वो लिखती थी और योगा भी करती थी। जोई ने यह भी सीख लिया था कि किस तरह से अपने डेप्ट को मैनेज करें। हालांकि क्रेडिट कार्ड के डेप्ट को मैनेज करने में टाइम लगा था, लेकिन जोई ने इन 3 सालों में इसे भी किसी तरह मैनेज कर लिया था। जोई ने अपने एसेंशियल बिल को भी किस तरह से पे करें ये भी सीख लिया था। अब वो अपने एसेंशियल बिल्स को अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक डेप्ट करा देती थी। अब उसे बिल्स पे करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। टाइम पर बिल पे करके जोई ने ये नोटिस किया कि वो अपनी लेट फी चार्जेस को बचा सकती है और साथ ही साथ अपने टाइम को भी सेव कर सकती है। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम कभी कभी लेजी हो जाते हैं और अपने जरूरी बिल्स को पेंडिंग कर देते हैं, जिसका नतीजा यही होता है कि लेट बिल पे करने में हमारे ऊपर चार्जेस या पेनल्टी लगने लगती है। ध्यान रहे कि जब भी हम डेप्ट पे करें तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस डेप्ट को पे करें जिसमें हम इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्रेडिट कार्ड, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड पर हमें 18 से 20% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये इंटरेस्ट हर महीने कंपाउंड होता जाता है। इसलिए अगर आप पर क्रेडिट कार्ड का डेप्ट है
तो पहले उसे ही पे करें और डेब्ट को पे करने के लिए सेविंग करें, और फिर जब डेब्ट पे करने के लिए सेविंग हो जाए उससे डेब्ट को पे कर दें। इससे फायदा यह होगा कि आप डेब्ट अमाउंट पर लगने वाले इंटरेस्ट को कम कर देंगे और आपका डेब्ट भी जल्दी पे हो जाएगा। इसके अलावा जोई ने हेनरी के इस सजेशन को भी माना था कि क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट डेट आए उस पर भी ऑटोमेटिक डेबिट लगा दो। अगर 2 क्रेडिट कार्ड हैं तो एक दूसरे के मिनिमम पेमेंट पर ऑटो डेबिट सेट कर दो। इससे आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कोई भी डेब्ट नहीं रहेगा। जैसे अगर एक्स बैंक के क्रेडिट कार्ड की मिनिमम ड्यू पेमेंट डेट 15 है तो उसे वाई बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट करा दें, और जब वाई बैंक की मिनिमम ड्यू पेमेंट आए तो उसे एक्स बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट करा दें। जोई का एक स्टूडेंट लोन चल रहा था, धीरे धीरे वो भी ओवर होने वाला था। कार्ड्स और स्टूडेंट लोन ही एक ऐसी चीज थी जिसे सेटल करने में जोई को काफी अच्छी खासी परेशानी हो रही थी, और हेनरी से मिले लाटे फैक्टर गाइडेंस ने उसे इस परेशानी से निकलने में काफी मदद की थी। जोई ने अब अपने एक्सपेंसेस को भी कम कर दिया था। जोई ने कुकिंग सीख ली थी और अब वो उसे हर दिन लंच बाहर नहीं करना पड़ता था। बाहर लंच और डिनर की वजह से जोई के काफी एक्सपेंसेस होते थे। जोई ने खुद को डिविडेंड देना शुरू कर दिया, यानी जिस हिसाब से बैरॉन ने अपनी सिगरेट पीने की आदत को कम करके अपने आप को डिविडेंड देना शुरू किया था, सेम उसी तरह जोई ने भी ये टैक्टिक्स अपना ली थी। इसके अलावा अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जोई ने प्रीमियम केबल चैनल को भी हटवा लिया था और अपने जिम मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन को भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हार्डली ही वो इन चीजों को यूज करती थी। जोई ने यह समझ लिया था कि जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है उन्हें अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट से हटा दो। अब जोई उन्हीं चीजों पर स्पेंड करती है जिनकी उसे वाकई जरूरत होती है। जोई अब लोगों को अपने पैसे से इंप्रेस करना नहीं चाहती और इसलिए उसने महंगे महंगे ब्रांड से भी किनारा कर लिया था। जोई अब अपने आप को ज्यादा खुश रखने की कोशिश करती थी। उसे ये समझ में आने लगा था कि फाइनेंशियल हैप्पीनेस के अलावा मेंटल हैप्पीनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हैप्पीनेस के लिए अब जोई साल में एक बार जमकर ट्रेवलिंग भी करती थी। जोई में काफी चेंजेस आ गए थे। अब वो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली इंसान हो गई थी और अब वो अपने फादर के भी ज्यादा क्लोज हो गई थी। उसने अपने फादर से भी ये पूछ लिया था कि वो कहाँ घूमना चाहते हैं, और जोई के फादर ने अलास्का घूमने की ख्वाहिश जताई थी। जोई ने अपने फादर को यह प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट ईयर उन्हें अलास्का जरूर घुमाएगी। हमें अक्सर यही लगता है दोस्तों कि ज्यादा पैसे कमाकर हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा पैसे कमाकर नहीं बल्कि आप ज्यादा पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं। आपको अपने अंदर सेविंग की आदत डालनी ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो आपको सही मायने में अमीर बनाएगी। कंक्लूजन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक ऐसी चीज है जिसकी डिजायर हर कोई रखता है, लेकिन इसके लिए डिजायर रखने से ही काम नहीं बनता, बल्कि इसके लिए प्लान बनाना पड़ता है और प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर सेविंग की आदत डालनी होती है, और सेविंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक पर्पस सर्च करना पड़ता है। आपको ये जानना होगा कि आप सेविंग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। आप सेविंग एसेट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, या आप सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हैं। सेविंग के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा अमाउंट से सेव करें। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी सेविंग कर सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट धीरे धीरे कंपाउंड होते जाते हैं, और 1 साल बाद या फिर 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपका सेव किया हुआ छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट बन चुका है। इसके अलावा आपको सबसे पहले खुद को पे करना होगा। जब भी आपके पास पैसे आएं तो आप उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इसके लिए आप अपनी इनकम का 10 से 20% हिस्सा निकालें। यानी अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप उसमें से 1,000 रुपए सबसे पहले खुद को पे करें, और उस 1,000 रुपए को आप सेव करें या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग जब रिच इंसान के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में महंगी कार, आलीशान घर और महंगे महंगे कपड़े आते हैं, और लोग फिर अमीर दिखने के चक्कर में इन्हीं महंगी महंगी चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन जो वाकई में अमीर होते हैं उन्हें आप कभी भी महंगी चीजों को नहीं खरीदते देखेंगे। लोगों के साथ इशू यही है कि वो चाहते हैं कि अमीर दिखें, लेकिन अमीर बनना नहीं चाहते। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो दूसरा सीक्रेट ऑथर ने बताया
कि हमें किसी चीज के लिए बजट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऑटोमेटिकली सिस्टम को अपनाना चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं तो हम अपने माइंड पर एक तरह से अनवांटेड प्रेशर डालते हैं। हमें डिसिप्लिन दिखाना होता है कि हमें विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। हम इंसान के अंदर एक साथ डिसिप्लिन, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल होना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में हमारे लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होना जरूरी है। ऑटोमेटिक सिस्टम में हमें अपने बिल पे करने की टेंशन नहीं होती है और साथ ही साथ हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट भी अपने आप सीटो डेबिट हो जाती है। यानी ओवरऑल किसी भी चीज की पेमेंट या इंस्टॉलमेंट करने की टेंशन खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए जो तीसरा सीक्रेट है वो है लिव रिच नाउ, यानी आपको रिच की तरह बिहेव करना होगा। रिच इंसान की तरह अपना माइंड सेट रखना होगा। आपको ऐसा फील करना होगा कि आप एक रिच हैं। आपको अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना होगा। आपको अपनी लाइफ के एडवेंचर को भी एंजॉय करना होगा और आपको अपनी लाइफ की जो ब्यूटी है उसे भी एंजॉय करना होगा। इसके लिए आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपके पास कंपनी की थोड़ी सी ओनरशिप भी आ जाती है। पैसे कमाना, सेविंग करना, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिए हमारी फैमिली भी उतनी ही जरूरी है जितना वेल्थ बनाना या फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना। हम अक्सर पैसे कमाने में अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी फैमिली हमारे लिए काफी सेक्रीफाइस करती है और हमें उनके सेक्रीफाइस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप पैसे के साथ साथ अपनी फैमिली को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें। दोस्तों नमस्कार, कुकू एफएम पर आपने सुनी द लाटे फैक्टर की बुक समरी, जिसके ऑथर हैं डेविड बक। उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इसी तरह बेहतरीन बुक समरीज को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन।